क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमित शाह किसी राज्य में जाकर के गठबंधन की घोषणा करें, प्रेस के सामने, पत्रकारों के सामने बाकायदा ऐलान कर दिया जाए कि हम गठबंधन कर रहे हैं और हमारे गठबंधन होने से सबको फायदा है, और उसके बाद में सामने वाली पार्टी वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दे और उसके बाद में वो खबर दबा दी जाए, टीवी पर उस खबर को चलाया ना जाए, कहीं पर टीवी पर उस पर डिबेट नहीं हो, प्रोग्राम नहीं किए जाएं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसी कोई खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं? बिल्कुल ऐसी एक बड़ी खबर, एक बहुत बड़े राज्य में बीजेपी ने गठबंधन किया था। खुद अमित शाह गए थे और अमित शाह बड़ी ठसक के साथ में पत्रकारों के सामने गठबंधन के फायदे गिनवा रहे थे। लेकिन जुम्मा 4 दिन भी गठबंधन नहीं चला। 4 दिन पहले अमित शाह ने तमिलनाडु में जाकर के इस बात की घोषणा की थी कि हम एआईएडीएमके के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। एआईएडीएमके वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है और अब एआईएडीएमके ने कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, सरकार बनेगी तो वो गठबंधन की नहीं बनेगी। दो टूक जवाब इसे कहते हैं, करारा तमाचा इसे कहते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि एआईएडीएमके वो कोई छोटी पार्टी नहीं है। तमिलनाडु की मेन अपोजिशन की पार्टी एआईएडीएमके है। तमिलनाडु में इस वक्त में कांग्रेस और डीएमके पार्टी की सरकार है। डीएमके से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, मुख्यतः डीएमके है वहां पर, लेकिन कांग्रेस भी अलायंस में है। और एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी, कभी बीजेपी के साथ सेंटर में भी रही वो, लेकिन अब बीजेपी के साथ में गठबंधन का जो ऐलान अमित शाह की तरफ से किया गया था उसको तोड़ दिया गया है। गठबंधन को लेकर के बीजेपी के साथ में उनके सहयोगी वो कंफर्ट नहीं है। चाहे महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र से भी बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। बिहार की बात कीजिए, बिहार में भी बीजेपी के अंदर खलबली है, बेचैनी है, वहां पर भी आसान नहीं है और यहां तो गठबंधन होते ही टूट गया। और सियासी हलकों से एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। एआईएडीएमके की तरफ से एक बड़ा बयान यहां पर दिया गया है कि सरकार बनी तो गठबंधन की नहीं बनेगी। ये बयान आ रहा है एआईएडीएमके की तरफ से, तमिलनाडु में बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। अब मैं आपको अमित शाह की जुबानी सुनवाता हूं। अमित शाह किस तरीके से, किस ठसक के साथ में, मतलब कायदे से जब आप इतनी लंबी राजनीति कर चुके होते हैं, अमित शाह कोई आज के राजनेता नहीं है। एक लंबे वक्त तक गुजरात की राजनीति की, उसके बाद में 11 साल से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विनम्र हो जाना चाहिए आदमी को। लेकिन अमित शाह एक तरीके से हंटर चलाते हुए बात करते हैं। अमित शाह कह रहे थे कि एआईएडीएमके को एनडीए में आने से फायदा है और एनडीए को भी एआईएडीएमके के आने से फायदा है, दोनों को फायदा बता रहे थे। और उसके साथ साथ ठसक ऐसी कि जब यहां पर गठबंधन हुआ एआईएडीएमके के साथ में, तो एआईएडीएमके के ही एक तरीके से आप कह सकते हैं बागी ओ पनीर सेल्वम, जो जयललिता की मृत्यु के बाद में इसी पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, उनको लेकर के भी अमित शाह ने हाथ झाड़ दिए थे। अमित शाह ने कह दिया था कि हम इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं देंगे, यानी पूरी तरह से सरेंडर किया था, तब जाकर के गठबंधन हुआ था। लेकिन वो गठबंधन 4 दिन भी नहीं चला। एआईएडीएमके का कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं। सर जरा बताओ भाई तमिल में ஏடிஎம்கேவோட டிமாண்ட் என்னன்னு அவர் கேட்டதுக்கு, ஏடிஎம்கேவோட எந்த விதமான அவங்க டிமாண்டும் வைக்கவில்லை, இது வந்து ஒரு இயல்பான இயற்கையான கூட்டணி। सर अरे भाई, आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, आप हाथ खड़ा करो, श्रीकांत विल गिव चांस। ஒரு நிமிஷம் நீங்க சொல்லுங்கண்ணா, நீங்க சொல்லுங்க। Sir, what about O Pannirselvam and TT Vidyanagaran? Are they also part of the NDA or you wanted a united AIADMK, sir? एआईडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। அதிமுகவின் தனிப்பட்ட அவங்க கட்சி விடயங்களில் நாங்கள் தலையிட போவதில்லை। மற்றபடி தேர்தல் விஷயங்கள்ல அவர் தலைமையில நாங்கள் எல்லாரும் அமர்ந்து பேசி எங்களுடைய திட்டமிடலை செய்கிறோம்। ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி கேக்குறேன், நீங்க கேட்டீங்க, நீங்க சொல்லுங்க।
நீங்க சொல்லுங்க, எந்திரிச்சிருந்து சொல்லுங்க. हाउ? देखिए, एआईडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है और एआईडीएमके का एनडीए में आना एआईडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी। अब ये गठबंधन यहां टूटा क्यों, ये बड़ा सवाल है। इस गठबंधन के टूटने से पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने अन्नामलाई को, वही अन्नामलाई जो कोड़े मार रहे थे, अपने खड़े होकर के कोड़े मारने की बात कही थी, यह भी कहा था कि भाई मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, बहुत तरह की नोटंकी एक तरीके से की। पढ़े लिखे अफसर थे एक जमाने में, लेकिन अन्नामलाई वो बीजेपी की राजनीति में आए और बीजेपी में आने के बाद में किस प्रकार की राजनीति करनी पड़ती है, ये विजुअल की राजनीति, ये विजुअल की राजनीति जो है वो आपका जनाधार कैसे खो देती है। और एक वक्त में पलानीस्वामी जो कि एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो अब हेड हैं वहां पर, उन्होंने ये भी कह दिया था पलानीस्वामी ने कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई, इनको अगर आप कुर्सी से उतारेंगे तो ही गठबंधन हो पाएगा। और बीजेपी ने बाकायदा अन्नामलाई का इस्तीफा भी ले लिया था। कमाल की बात है ना, उनको सेंटर में लाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी गठबंधन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीजेपी को सब जानते हैं और जो नहीं जानते वो अब जानने लगे हैं। आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, उत्तर से शुरू कीजिए, दक्षिण से शुरू कीजिए, पूर्व से शुरू कीजिए, पश्चिम से शुरू कीजिए। बीजेपी जिसके साथ में जाती है, बीजेपी उसको खा जाती है। बीजेडी को समझ में आ गया, नवीन पटनायक की पार्टी पहले यही करती थी कि लोकसभा में बीजेपी के साथ रहती थी, विधानसभा में खुद की अकेली पार्टी अकेले अपने बहुमत पर राज्य में सरकार चलाती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया अब की बार के चुनाव में कि लोकसभा से भी साफ हो गए और राज्यसभा से भी, विधानसभा से भी साफ हो गए। बीजेपी की वहां सरकार बन गई। एक वक्त ऐसा था पंजाब में दोनों का भाईचारा था, लेकिन पंजाब में अकाली दल के साथ में गठबंधन, सबसे पुराना गठबंधन, वो टूट गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन था, लेकिन वहां पर भी गठबंधन टूट गया क्योंकि बीजेपी अपनी बात से मुकर गई थी, 2.5 साल के मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। फिर वो बात अलग है कि बीजेपी ने वो पार्टी तोड़ करके 2 फाड़ कर दिया। आप बिहार में देखिए, बिहार में नीतीश कुमार वो हाशिए पर हैं। नीतीश कुमार के सहारे एक वक्त में बीजेपी सरकार में आती थी, लेकिन इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के रहमो करम पर हैं। और आप महाराष्ट्र में एक दूसरा उदाहरण एकनाथ शिंदे को देख लीजिए। वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन अब वो खुद सहयोगी हो गए, बीजेपी मुख्यमंत्री हो गई है। तो सवाल अब यह है कि किस तरीके से राजनीति बीजेपी करती है। और आखिरकार एआईएडीएमके को भी तमिलनाडु में यह बात समझ में आ गई कि अब ज्यादा दिन यहां पर बात बनेगी नहीं, और बीजेपी को यहां पर अगर पैर पसारने का मौका मिला तो हमें भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो हिंदुत्व की राजनीति खास तौर पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर लोगों को पसंद नहीं आती है। और बीजेपी वहां पर भी जय श्री राम वाली पॉलिटिक्स करना चाह रही है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले आपको खबर दिखाई थी, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगवाया भी। और ये जय श्री राम का नारा वहां की राजनीति के लिए सूटेबल नहीं है। एआईएडीएमके के लोग समझ गए कि बीजेपी का मकसद, बीजेपी का निशाना कहां पर है, और उन्होंने बीजेपी को ही जय श्री राम बोल दिया। I say and you say, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब मैं आपको राज्य के विधानसभा के और लोकसभा के आंकड़े दिखा देता हूं। राज्य की विधानसभा के और लोकसभा के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो और तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी दरअसल वहां पर बोझ बनती जा रही है। बीजेपी के पास में कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ठसक चाहती है। और बीजेपी बदले में सिर्फ ये देती है कि आपको ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब से राहत मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकारी एजेंसी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अभी वो खुद विपक्ष में है, एआईएडीएमके, और वहां पर डीएमके यानी स्टालिन वो काफी मजबूत है। आप राज्य का गणित आप देखिए, विधानसभा के हिसाब से अगर बात करें तो आखिरी विधानसभा चुनाव 2021 में हुआ, अगला चुनाव 2026 में होना है।
2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे, डीएमके को 159 सीट मिली, एआईएडीएमके गठबंधन को, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, 75 सीट मिलती है। बहुमत का आंकड़ा 118, यानी डीएमके को बहुमत से कहीं ज्यादा सीट मिली। और कांग्रेस यहां पर डीएमके गठबंधन में ही चुनाव लड़ रही थी। सीटों का गणित देखिए, 234 में से डीएमके को 133 सीटें, कांग्रेस को 18 सीट, अन्य जिसमें लेफ्ट है वीसीके आदि, इनको 8 सीटें मिली। एआईएडीएमके को 66 सीट मिली और भाजपा यहां पर 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। भाजपा के सिर्फ 4 सीटें, 4 विधायक बन पाए। पीएमके उनको 5 सीट मिली, एनटीके उनको सीट नहीं मिल पाई। वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखें तो डीएमके गठबंधन को 45% वोट मिले, एआईएडीएमके को 39% वोट मिले, एनटीके को 6% वोट मिले और अन्य को 8% वोट मिले। यानी बीजेपी वहां पर कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। बीजेपी दूसरे के कंधे पर सवार होकर के वहां पर अपने 8-10 विधायक बनाने की जुगत में है। सिर्फ बात इतनी सी है। लेकिन अब एआईएडीएमके इस बात को समझ रही है कि अगर हमारा मुकाबला सीधा डीएमके के साथ में होगा तो हो सकता है कि हमें जो बीजेपी का हिंदुत्व है, जो उत्तर भारत में हिंदुत्व का नारा चलाया जाता है, जय श्री राम के नाम पर नैरेटिव गढ़ा जाता है, उस चीज से जो हमें यहां पर नुकसान होना था, कम से कम हमें वो नुकसान नहीं होगा। एआईडीएमके इस बात को सोचती है और इसीलिए एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आप देखिए, जब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो 2024 का आखिरी लोकसभा चुनाव, और इसमें 39 सीटें कुल हैं। 39 की 39 सीटें, सारी की सारी सीटें वो एआईएडीएमके इंडिया गठबंधन के पास चली गई और एआईएडीएमके उसको 0 सीट, बीजेपी को 0 सीट, एनटीके को 0 सीट। अगर सीटों के हिसाब से अलग अलग बात करें, डीएमके को 39 में से 22 सीट मिली, कांग्रेस को 9 में से 9 सीट मिली, सीपीआई को 2 सीटें मिली, सीपीएम को 2 सीट मिली, वीसीके को 2 सीट मिली और एमडीएमके को 1 सीट और आईयूएमएल को 1 सीट मिली। यानी तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी उतनी सीटें कांग्रेस को मिली। 9 सीट कांग्रेस को यहां पर मिली और कांग्रेस 9 की 9 सीट जीत गई। बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया, 0, 0। एआईएडीएमके 0, 0। और कम से कम अगर आप तमिलनाडु को देखें, केरल को देखें, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का तकरीबन 100% का रिजल्ट है। तमिलनाडु में 9 में से 9 सीटें मिली, बगल के राज्य केरल में 20 में से 19 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत वो कितना खास है। और बीजेपी के लिए एक दरवाजा था, कर्नाटक का दरवाजा। कर्नाटक के रास्ते बीजेपी दक्षिण भारत में प्रवेश करती थी, वहां पर भी एक तरीके से ताला लग गया और कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस जीत गई। तो लिहाजा बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में राजनीति के कोई बहुत ज्यादा अवसर दिखाई नहीं देते हैं। बीजेपी का हिंदुत्व वो दक्षिण भारत के लोगों को पसंद नहीं आता है। और याद करिए, केरल के सबरीमाला मंदिर में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब अमित शाह ने कह दिया था कि साहब ऐसा फैसला दीजिए जिसको लागू करवाया जा सके। तो यानी एक तरीके से आप देखें तो बीजेपी वो काम करती रही है जो दक्षिण भारत को पसंद नहीं आया। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर हम इस राजनीति पर चलेंगे तो कम से कम हमारे पास में उत्तर भारत, मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक हम उस हिंदुत्व के रास्ते पर चल करके अपनी सीटें, अपनी सरकारें जरूर निकलवा सकते हैं। लेकिन उस चक्कर में उन्होंने पूरे दक्षिण भारत को खो दिया। अब देखिए, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई और ये बीजेपी के लिए खासी परेशानी वाली खबर है। महाराष्ट्र के अंदर खबर निकल करके सामने आई है और इस खबर पर भी चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र में 8 लाख महिलाओं को अब सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। मतलब 1500 रुपए दे करके, एकनाथ शिंदे की जब सरकार थी, चुनाव से पहले 1500 रुपए महिलाओं के खाते में दिए। बीजेपी ने वोट लिया, सरकार बनवाई, अपना मुख्यमंत्री बना दिया और अपना मुख्यमंत्री बनते ही अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि 8 लाख, छोटा आंकड़ा नहीं, 8 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा, 8 लाख का मतलब अगर 10-20 हजार हो, 50 हजार हो, लाख 2 लाख हो,
यही आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन 8 लाख महिलाओं को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। अब 1500 का वादा हुआ था, 3 गुना कम कर दिया सीधा। और कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, जबकि वहां पर सहयोगी दल वो इस बात से नाराज है। एकनाथ शिंदे वो नाराज है, अजीत पवार वो भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी तो एकदम प्रचंड बहुमत से बैठी हुई है। लेकिन हम लोगों को तो जनता के बीच में जाना है। हम लोगों से लोग सवाल पूछ रहे हैं, महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि 1500 रुपए का वादा करके आए थे। खास तौर पर एकनाथ शिंदे का लोग कॉलर पकड़ने तक हो रहे हैं कि 1500 रुपए का वादा करके आए थे और 500 रुपए दे रहे हो। मतलब ये तो अपने आप में चाइनीज कंपनी की गारंटी, उससे भी नीचे की गारंटी हो गई। तो सोचिए आप किस तरह की हालत है, किस तरह की स्थिति है। और कोई इस पर बात नहीं कर रहा है क्योंकि बीजेपी को यह एजेंडा सूट नहीं करेगा, इसलिए गोदी मीडिया भी इस पर खामोश है। यहां पर भी सहयोगी परेशान है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जब एकनाथ शिंदे दिल्ली आते थे तो वो कहते थे कि मैं तो लाडली बहनों का मामा हूं, इस तरह की बात। वो मतलब एक तरीके से इस स्कीम के जरिए अपनी पहचान को जिंदा रखना चाहते थे। लेकिन इस स्कीम को ही बीजेपी अब नकारने का काम कर रही है, यानी एकनाथ शिंदे को भी नकारने का काम कर रही है। अब आइए जरा बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है। और बिहार में भी एक तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर के क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही। बिहार के स्थानीय पत्रकारों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बिहार में इंडिया अलायंस का मौजूदा गठबंधन चुनाव तक बरकरार रहा तो सीटों का बंटवारा कुछ ऐसे हो सकता है। आरजेडी 130, कांग्रेस 45, वीआईपी 20, लेफ्ट 42, आरएलजेपी वो 6 और इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस को 55 सीट, 50 सीट, 60 सीट मिल जाए। बाकी लेफ्ट को जो है वो इस बार ज्यादा सीटें देने के मूड में आरजेडी दिखाई दे रही है, क्योंकि लेफ्ट ने पिछली बार बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां ऐसी जो बीजेपी से मिल नहीं सकती हैं। बाकी मुकेश साहनी हो या पशुपति पारस हो, वो आज सियासत कर रहे हैं, जरूर मौके की सियासत, लेकिन वो मौके की सियासत कब पलट जाए ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए उनको कम सीटें और लेफ्ट को ज्यादा सीट दे करके और कांग्रेस का थोड़ा कोटा कम करके इस बार एक गुच्छे के साथ में, गुलदस्ते के साथ में वहां पर महागठबंधन जाना चाहता है। बीजेपी की क्लैरिटी नहीं है। बीजेपी में रोज कुर्ते फटे हुए हैं। कभी कोई जेडीयू का नेता आकर के कहता है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। कभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वो आकर के कहते हैं अमित अंकल बोल करके गए हैं, नीतीश पापा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। अब अमित अंकल ने तो पता नहीं किसको क्या क्या बोला है। अमित अंकल ने तो टीवी पर यह भी बोल दिया था कि ये 15-15 लाख रुपए वाला ये बात चुनाव में भाषण देने के लिए थी, ये जुमला था। तो अमित अंकल की बात को मानने वाले निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को कहीं लॉलीपॉप ना मिल जाए तो अमित अंकल की हिस्ट्री से मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको चौकन्ना रहना चाहिए। बहरहाल अब सवाल यही है कि अमित शाह घोषणा करके गए, गठबंधन टूट गया, चर्चा इसकी हो नहीं रही है। तो इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आप बताइए कि यहां पर गठबंधन तोड़ करके एआईएडीएमके ने सही किया, गलत किया, या फिर ये कुछ वक्त तक के लिए गठबंधन तोड़ा गया है, फिर से अमित शाह प्रेशर बनाएंगे, फिर से एजेंसियों का प्रेशर होगा, या फिर से गठबंधन करना पड़ेगा। बिहार में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ क्या करती है और वो उनके साथ में अब क्या करते हैं, क्योंकि अब 400 पार वाली बात नहीं है, अब 240 की बात भी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, वरना कौन किसके साथ में गठबंधन तोड़ सकता है इस बात को सब जानते हैं। जब चुनी हुई सरकारें वो टूट करके इस तरफ आ जाएं तो गठबंधन तो बहुत छोटी चीज है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।